हे स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हो फिर आप सभी का बेहद स्वागत मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे विश्व के एक महान विचारक, जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कार्ल मार्क्स की। ये हमारे सोशियोलॉजी के एक महान विचारक थे और ये हमारे लिए पाठ्य पुस्तक में भी लगे हुए हैं। आप सभी चाहे तो वहाँ से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ मैं आप सभी को एक अच्छे तरीके से डिफ़ाइन करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मैं भी सोशियोलॉजी का ही छात्र हूँ। चलिए चलते हैं स्टूडेंट्स कार्ल मार्क्स की ओर। साम्यवाद के जनक, धर्मनिरपेक्ष, तर्कवादी, बुद्धिजीवी, महान कृतियों के रचनाकार, सर्वहारा वर्ग के महानायक कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मन के रीन प्रांत में 15,000 आबादी वाले ट्रियर नगर में 5 मार्च 1818 ईस्वी को हुआ। कार्ल मार्क्स अपने पिता हाइनरिच मार्क्स तथा माता हेनरिएट मार्क्स के 9 बच्चों में से दूसरी संतान थी। वह अपने माता पिता के सबसे बड़े पुत्र थे। स्टूडेंट्स, जो कार्ल मार्क्स के पिताजी थे वो एक यहूदी थे तथा कार्ल मार्क्स का पूरा नाम कार्ल हाइनरिच मार्क्स था। इनके पिताजी का नाम भी हाइनरिच मार्क्स था। अगर आप कार्ल मार्क्स का पूरा नाम याद कर लेते हैं तो आप इनके पिताजी का नेम है जो उसको ऐसे ही याद रख सकते हैं। आइए चलते हैं इनके आगे की जीवनी की ओर। इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा रही वे ट्रियर के एक अच्छे विद्यालय से रही तथा इनकी उन शिक्षा, व्यवसाय, वैवाहिक जीवन, देश विदेश के जो भ्रमण रहे वो कैसे रहे उसके बारे में जानते हम अब। स्कूली शिक्षा समाप्त करके मार्क्स के पिताजी चाहते थे कि वे बॉन विश्वविद्यालय जाए और विधि संकाय में प्रवेश ले, और मार्क्स ने अपने पिता के आगे अनुसार वे बॉन विश्वविद्यालय गए और विधि संकाय में प्रवेश लिया। मगर 1836 ईस्वी में वे बर्लिन विश्वविद्यालय चले गए। तो स्टूडेंट्स, इसी बीच एक घटना होती है कि कार्ल मार्क्स की सगाई जेनी से हो जाती है। जेनी कार्ल मार्क्स से 4 साल बड़ी थी। जेनी कार्ल मार्क्स की बहन सोफी की सहेली थी। जेनी के पिताजी थे वो सरकार के उच्च पदों से सुशोभित रहे थे तथा कार्ल मार्क्स का जेनी के घर आना जाना बचपन से ही रहा। कार्ल मार्क्स को संधोरे की राजकुमारी जेनी तथा उनके घर में जो पुस्तकालय था वे दोनों ही बेहद पसंद थे। और कार्ल मार्क्स की जो बहन थी सोफी, वो जेनी की एक अच्छी सहेली थी तथा इसी बीच 19 जून 1843 ईस्वी को जेनी के साथ कार्ल मार्क्स का विवाह हो जाता है। विश्वविद्यालय में अपने अध्ययन के दौरान मार्क्स पर हेगल के विचारों का प्रभाव पड़ा। मार्क्स हेगल के शिष्य नहीं रहे। उन्हें हेगल के शिष्य एडवर्ड गार्स की व्याख्याओं को सुनने का काफ़ी अवसर मिला। आरंभ में वे हेगलवादी थे, लेकिन वह औपचारिक रूप से युवा हेगलवादी के साथ जुड़े। इस तरह नव हेगलवादी बने। अंत में कार्ल मार्क्स हेगल के कटु आलोचक अर्थात विरोधी बन गए, जिसका मार्क्स के इन शब्दों से अनुमान लगाया जा सकता है, मैंने हेगल को सिर केवल खड़ा पाया है और पाँव केवल खड़ा कर दिया। तो स्टूडेंट, मार्क्स ने बर्लिन विश्वविद्यालय की बजाय जेना विश्वविद्यालय में अपना पीएचडी का शोध कार्य प्रस्तुत किया। उन्हें 15 अप्रैल 1841 30 वर्ष की आयु में डॉक्टरेट की उपाधि मिल गई। मार्क्स की जो इच्छा थी कि वे पढ़ाई पूरी करने के पश्चात प्राध्यापक बने, लेकिन यह हो न सका। इसलिए उन्होंने 1842 ईस्वी में कोलोन में प्रकाशित होने वाली एक पत्रिका राइनशे जाइतुंग में संपादक के रूप में कार्यभार संभाला। उनके संपादक बनने के पश्चात यह अखबार बहुत ही तेज़ी से लोकप्रिय बनने लगी। नवंबर 1842 राइन प्रदेश में इनके पाठकों की संख्या 900 से बढ़कर दुगनी हो गई और 1820 तक
पहुंच गई तथा जनवरी 1843 में 3200 हो गई। मार्क्स अपने पुराने युवा हिगलवादियों को छोड़ चुके थे, उनके विरोधी बन गए थे। युवा हिगलवादियों ने अपना नाम बदलकर मुक्तजन रख दिया था। मुक्तजन ने मार्क्स के समाचार पत्र का दुष्प्रचार किया। फलस्वरूप प्रशिया के नरेश ने 1 अप्रैल से इसे बंद करने का फैसला लिया। फैसले के भारी विरोध के बावजूद निर्णय बदला नहीं गया। ऐसी परिस्थितियों के चलते मार्क्स ने मार्च 1843 ईस्वी में संपादक के पद से इस्तीफा दे दिया। स्टूडेंट्स, इसी वर्ष कार्ल मार्क्स का विवाह जेनिस हो जाता है तथा इसके बाद नवंबर में फ्रांस की राजधानी पेरिस को वे चले जाते हैं। वहाँ उनका संपर्क जाने माने विचारकों बुकालिन तथा फ्रूदो से होता है। पेरिस आवास के दौरान मार्क्स की मुलाकात फ्रेडरिक एंजल से होती है। उद्योगपति के पुत्र, असाधारण बुद्धि के मालिक, क्रांतिकारी नेता एंजल के साथ मुलाकात दोस्ती में बदल जाती है तथा वे दो परम मित्र बन जाते हैं। सन 1845 ईस्वी में कार्ल मार्क्स तथा एंजल्स की संयुक्त रूप से लिखी प्रथम कृति द होली फैमिली प्रकाशित हुई। प्रशिया सरकार के अनुरोध करने पर फ्रांस सरकार ने मार्क्स को देश छोड़ने का आदेश दे दिया। मार्क्स अपनी पत्नी जेनी के साथ बेल्जियम के एक शहर ब्रुसेल्स आ गए। यहाँ उन्होंने एंजल्स के साथ मिलकर साम्यवादी लीग की स्थापना की। यहाँ कुल 3 वर्ष के निवास के दौरान कार्ल मार्क्स ने साम्यवादी आंदोलन तेज कर दिया, साथ ही साथ लेखन कार्य भी जारी रखा। फलस्वरूप सन 1846 में उनकी जर्मन विचारधारा तथा सन 1847 में दर्शन की दरिद्रता का प्रकाशन हुआ। मार्क्स तथा एंजल्स ने मिलकर साम्यवादी घोषणा पत्र नामक कृति लिखी। यह साम्यवाद के प्रचार का बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है। इसमें विश्व के मजदूरों से एकजुट हो जाने का आह्वान किया गया। इसमें उन्होंने लिखा है कि सब समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा। मार्क्स की बौद्धिक यात्रा एक बार फिर अवरुद्ध हो गई। बेल्जियम सरकार ने उन्हें देश से निकाल दिया। मार्क्स पहले फ्रांस गए, फिर जर्मन चले गए। इसके बाद उन्होंने अपनी पुरानी पत्रिका का नाम नव राइनशे ज़ाइतुंग का संपादन एक बार फिर शुरू किया। उनके प्रतिक्रियावादी विचारों के कारण न्यायालय में उनके विरुद्ध मुकदमा चला। मार्क्स की तर्कपूर्ण दलीलों से उनको सजा तो नहीं मिली, परंतु राइनलैंड की सरकार ने उन्हें सन 1848 में देश से निष्कासित कर दिया। मार्क्स तत्काल सन 1849 में पेरिस चले गए, परंतु वहाँ की सरकार दोबारा उन्हें देश छोड़ने का आदेश दे दिया। मार्क्स इसी वर्ष लंदन चले गए। तो स्टूडेंट्स, सन 1849 से 1883 तक का शेष जीवन कार्ल मार्क्स ने लंदन में व्यतीत किया। मार्क्स ने लंदन में अपनी सर्वोत्कृष्ट कृति दास कैपिटल लिखी। इसे लिखने का कार्य उन्होंने सन 1851 में आरंभ किया और 1867 में दास कैपिटल का प्रथम खंड प्रकाशित हुआ। मार्क्स ने इसके खंड 2 व 3 भी लिखे, परंतु वह इन्हें प्रकाशित कर न पाया। मार्क्स की मृत्यु के पश्चात दास कैपिटल के दोनों भागों की भूमिका लिखकर एंजल ने सन 1885 में तथा 1895 में प्रकाशित किए। मार्क्स का लंदन में प्रवास उनके जीवन का काफ़ी दुख भरा काल था। इसका अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि जब मार्क्स की पुत्री
फ्रांसिका की मृत्यु हुई तो उनके पास उनके कफन तक के लिए पैसे नहीं थे। इस स्थिति को जेनी ऐसे बयान करती है, मैंने इस विपदा की घड़ी में फ्रांसीसी परिचित व्यक्ति से सहायता मांगी। उसने मुझे 2 पाउंड दिए जिससे मैंने अपने अभागी बच्चे के लिए कफन खरीदा। तो स्टूडेंट, इसी बीच कार्ल मार्क्स की सेविका लेचने के पास मार्क्स के अवैध स्थान ने जन्म लिया। इससे जेनी के दुखों का कोई ठिकाना नहीं रहा। वास्तव में जेनी को जीवन भर गरीबी और देश निकालने की मार झेलनी पड़ी। जीवन के अंतिम वर्षों में मार्क्स की आर्थिक स्थिति काफ़ी अच्छी हो गई। लीवर कैंसर से जेनी की दिसंबर 1881 में तथा जनवरी 1883 में 43 वर्षीय पुत्री की मृत्यु ने मार्क्स को अंदर से तोड़ दिया। अंततः मार्क्स 14 मार्च 1883 को अपने अध्ययन कक्ष में कुर्सी पर बैठे विचार मंथन करते करते इस दुनिया से चल बसे। इस तरह एक विश्व के महान विचारक का अंत हुआ। तो स्टूडेंट, कार्ल मार्क्स की जो संवादी स्तंभ है उसके ऊपर कुछ शब्द अंकित है, उनको मैं यहाँ इस वीडियो में ज़रूर बोलना चाहूँगा। विश्व के मजदूरों एक हो जाओ। मार्क्स के ये शब्द उनके संवादी स्तंभ पर अंकित है। यह लघु वाक्य मार्क्स की जीवन भर की तपस्या का सार है, क्योंकि वह जीवन भर सर्वहारा वर्ग, मजदूरों, गरीबों, शोषितों के उत्थान तथा कल्याण, न्याय तथा समाज में उनके उचित स्थान के लिए संघर्ष करते रहे, उनके लिए लड़ते रहे तथा उनके लिए लिखते रहे। मार्क्स खुद गरीबी, तंगी, निर्वासन तथा देश से निष्कासन का जीवन जीते रहे, परंतु सर्वहारा वर्ग की लड़ाई का झंडा उठाए सबसे आगे चलते रहे। वह सर्वहारा वर्ग का मार्गदर्शन करते रहे। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कर देना, अपने सभी दोस्तों को भेजना। लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करने की आप सभी की मर्ज़ी। जय बोले शंकर।